नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नई जो है विधा को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और वो नई विधा है कहानी। तो हम लोग कहानी को भी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग कहानी पढ़ते हैं। तो हिंदी कहानी का विकास, प्रारंभिक कहानी को पहले देखेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। यहाँ से प्रश्न सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है, तब हमारा सही जवाब हो जाएगा कि द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इस प्रकार है। ये सरस्वती क्या है? तो ये सरस्वती पत्रिका है। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। तो यही रामचंद्र शुक्ल जी ने बता रहे हैं कि जो आरंभिक कहानियाँ हैं और जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वो इस प्रकार है। तो वो कौन कौन सी है कहानियाँ जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। इंदुमती। इंदुमती किसकी कहानी है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। और इंदुमती को प्रथम कहानी किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और प्रथम कहानीकार किसको माने हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी को। ठीक है, तो इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। और इसका प्रकाशन जो है 1957 ईस्वी, संभवत 1957 ईस्वी, संभवत में है। अगर ईस्वी देखा जाएगा तो 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में। फिर किशोरीलाल गोस्वामी का एक और है गुलबहार, और ये 1902 ईस्वी की रचना है। प्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास का है और ये भी 1902 ईस्वी का है। ये सभी जो है जो कहानियाँ दिख रही हैं ये सब सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। फिर 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है और इसका समय है 1903 ईस्वी। पंडित और पंडितानी, गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी। एक है दुलाई वाली। दुलाई वाली जो है ये बंग महिला की कहानी है और इसका समय है 1907 ईस्वी में। तो अभी हम लोग देखे हैं इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, दुलाई वाली, ये सभी कहानी जो है सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, क्या लिखे हैं कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन, ठीक है, ये किसका है? सोजे वतन एक कहानी संग्रह है, प्रेमचंद का है ये। ठीक है, तो सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में, शॉर्ट स्टोरी यानी कि कहानी, शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो प्रेमचंद्र ने किया था अपने सोजे वतन कहानी की भूमिका में। और ये किसका मानना है? तो ये डॉक्टर गोपाल राय का मानना है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता निम्न हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन है किस कहानी के प्रस्तोता। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इंदुमती को प्रथम कहानी मानते हैं। ठीक है, इंदुमती को प्रथम कहानी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। और इंदुमती किसकी कहानी है? इंदुमती को किसने लिखा है? तो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। कब लिखा है? तो 1900 ईस्वी में लिखा है। बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह किसको माने हैं प्रथम कहानी? तो इन्होंने प्रणयिनी परिणय को माना है। प्रणयिनी परिणय जो है यह भी किशोरीलाल गोस्वामी का ही कहानी है और इसको प्रथम कहानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। कब की है? तो ये 1887 ईस्वी की कहानी है। एक है राजेंद्र बढ़वालिया। राजेंद्र बढ़वालिया ने प्रथम कहानी माना है जमींदार का दृष्टांत। जमींदार का दृष्टांत प्रथम कहानी किसने माना है? तो राजेंद्र बढ़वालिया ने माना है। और ये जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक कौन हैं? तो रेवरेंड जे न्यूटन हैं। फिर देवी प्रसाद वर्मा जो हैं एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी माने हैं। प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को कौन माना है? तो देवी प्रसाद वर्मा माने हैं। और इसके लेखक कौन हैं? तो माधवराव सप्रे हैं और इसका समय 1901 ईस्वी है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मान करके, देखिए मौलिक कहानी न मान करके शेक्सपियर के नाटक कौन सा है? तो टेम्पेस्ट,
ये टेम्पेस्ट किसका नाटक है? शेक्सपियर का नाटक है, ठीक है। तो शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। जो इंदुमती कहानी है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम कहानी माना है, तो उसको अन्य विद्वानों ने कहा है कि ये मौलिक कहानी नहीं है, बल्कि ये शेक्सपियर का जो नाटक है टेम्पेस्ट, उसी का छायानुवाद है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया है। ठीक है, ये तो सही है कि एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, इसको प्रथम कहानी किसने माना है? तो ये माधवराव सप्रे की है। और किसने माना है प्रथम कहानी? तो माधवराव माने हैं प्रथम कहानी, ठीक है। और उनके साथ अन्य विद्वानों ने भी माना है एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है। इसका सन कब है? 1901 ईस्वी में। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये किस पत्र या पत्रिका से प्रकाशित हुई थी? तो ये छत्तीसगढ़ मित्र जो है एक पत्रिका थी, उसी में प्रकाशित हुई थी। और ये इसे जो है प्रथम कहानी स्वीकार किया गया। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी भाषा में गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। किसने? तो माधवराव सप्रे ने। बाल गंगाधर तिलक का एक रचना है गीता रहस्य, इसी का हिंदी में अनुवाद किया। लक्ष्मी नारायण लाल ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा, किस आधार पर माने हैं? तो शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, इसका नाम तो है 11 वर्ष का समय, लेकिन ये कब की है? तो 1903 का है ये। तो इसी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। किसने? लक्ष्मी नारायण लाल ने। तो लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, उसको हिंदी का प्रथम कहानी माना है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो बंग महिला हैं जिन्होंने दुलाई वाली कहानी लिखी है, उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम जो है राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी थी। कहाँ की थी ये? तो मिर्जापुर की थी। और बाबू पूर्णचंद्र की धर्म पत्नी थी। तो कहा जाए कि जो बंग महिला थी यानी राजेंद्र बाला घोष के पति का क्या नाम था? तो बाबू पूर्णचंद नाम था। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। जो है राजेंद्र बाला घोष को, जिनको बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की काल क्रमानुसार प्रकाशित कहानियां निम्न है। आइए देखते हैं। तो जो बंग महिला हैं ये चंद्रदेव से बातें करती हैं। कब? 4 में, ठीक है। ऐसे हम लोग कहानी के माध्यम से जैसे व्यवहारिक तरीके से याद कर सकते हैं और याद भी हो जाएगा। तो हम लोग इसको कोडिंग करेंगे कि जो बंग महिला है ये चंद्रदेव से बातें करती हैं। कब? 4 में, यानी 1904 ईस्वी में। चंद्र हैं तो 1904 हैं। फिर कुंभ में छोटी बहू के साथ नहाने जाती हैं 6 में, छोटी बहू तो 6, कुंभ में छोटी बहू तो 6 में। फिर दुलाई वाली 7 में। क्या पहन के जाती हैं कुंभ में नहाने के लिए? तो दुलाई पहन के जाती हैं 7 में। और फिर जब जाती हैं तो वो यात्रा में खाने के लिए दलिया ली होती हैं साथ में। तो कितने पैकेट दलिया था? 9 पैकेट। तो जो राजेंद्र बाला घोष हैं इनकी रचना है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और दालिया 1909। भवदेव पांडे ने बंग महिलाकृत, ये प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आई है, ये कई परीक्षाओं में देखने को भी मिला है कि कई परीक्षाओं में क्या नेट में ही पूछा गया है। भवदेव पांडे ने बंग महिलाकृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है? तब हमारा सही जवाब हो जाएगा भवदेव पांडे ने। प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियां निम्नलिखित हैं। तो अभी तो हम लोग देखेंगे प्रारंभिक दौर के महत्वपूर्ण कहानियों को। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। केशव प्रसाद सिंह, इनकी कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। अभी हम लोग एक पढ़े हैं उनका बंग महिला का, क्या पढ़े हैं हम लोग? चंद्रदेव से मेरी बातें। लेकिन यहाँ पे केशव प्रसाद सिंह का है चंद्रलोक की यात्रा। ये छोटी छोटी जो है गलतियाँ जो है हम लोगों से हो जाती है, कहाँ चंद्रलोक है तो कहाँ चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से
कंठस्थ करते हुए चलिएगा। तो चंद्रलोक की यात्रा रहेगा तो केशव प्रसाद सिंह जी करते हैं चंद्रलोक की यात्रा। लेकिन चंद्रदेव से मेरी बातें कौन करते हैं तो बंग महिला करती हैं। आपत्तियों का पहाड़ 1900 ईस्वी, चंद्रदेव की यात्रा ये भी 1900 ईस्वी की है। और आपत्तियों का पहाड़ ये भी देखिए कि जो केशव प्रसाद हैं इनको कोडिंग कर सकते हैं कि केशव प्रसाद सिंह जो है चंद्रलोक की यात्रा करते हैं तो उनको यात्रा में जो है आपत्तियों का पहाड़ मिलता है और दोनों है 1921 ईस्वी का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को याद आ गया होगा कि केशव प्रसाद मिश्र चंद्रलोक की यात्रा करते हैं, आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है उनके ऊपर। तो ये हो गया चंद्रलोक की यात्रा और आपत्तियों का पहाड़ केशव प्रसाद सिंह। अब है माधव प्रसाद मिश्र, तो इनका है पुरोहित का आत्मत्याग, मन की चंचलता। जो माधव हैं इनका मन बहुत चंचल है। माधव प्रसाद मिश्र पुरोहित का आत्मत्याग कर देते हैं क्योंकि खुद ही वो भगवान है, माधव हैं, उनके लिए पुरोहित कोई मायने नहीं रखता है। तो ये पुरोहित का आत्मत्याग कर देते हैं 1900 में। फिर मन की चंचलता 1900 में है। गिरिजा दत्त वाजपेयी, इनका है पति का पवित्र प्रेम 1903 ईस्वी। तो पति का पवित्र प्रेम किसकी कहानी है तो गिरिजा दत्त वाजपेयी की है। कार्तिक प्रसाद खत्री, इनका है दामोदर राव की आत्म कहानी। दामोदर राव की आत्म कहानी किसकी कहानी है तो कार्तिक प्रसाद खत्री की है। अब है सूर्य नारायण दीक्षित, तो सूर्य नारायण दीक्षित का है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 ईस्वी में। तो चंद्रहास का अद्भुत आख्यान कौन करते हैं तो सूर्य नारायण दीक्षित करते हैं। एक असरफी की आत्मकथा 1906 ईस्वी, तो वेंकटेश नारायण, इसको मैं ऐसे याद की थी कि जो असरफी होता है, जो गहना होता है, हमारा आभूषण होता है, यहाँ असरफी से आभूषण गहना से हम कोड किए हैं कि एक असरफी की आत्मकथा। तो जो गहना या असरफी होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। तो बैंक से हो जाएगा वेंकटेश नारायण। फिर है वृंदावन लाल वर्मा का राखी बंद भाई 1909 ईस्वी का है। तातार और एक वीर राजपूत 1910। ठीक है, तो जो वृंदावन लाल वर्मा है ये राखी बंद भाई इनका है 1909 ईस्वी का। तातार और एक वीर राजपूत है 1910 ईस्वी का। फिर है विश्वंभर नाथ जीजा, तो विश्वंभर नाथ जीजा का जो है हृदय कैसा है, विदीर्ण हृदय है। इसको हम लोग कोड किए थे कि जो जीजा जी लोग होते हैं उनका हृदय विदीर्ण होता है। अब है राधिका रमण प्रसाद सिंह, तो इनका है कानों में कंगना और बिजली। तो ये कानों में कंगना का समय है 1913। इसको ऐसे कोडिंग किए थे कि जो राधिका हैं, राधिका कहती है कि तेरे कानों में कंगना, राधिका के कानों में कंगना। तो कानों में कंगना को हम कह देंगे तेरे कानों में कंगना, तो तेरे से हो जाएगा तेरा। तेरे कानों में कंगना कैसी लगती है, बिजली के समान लगती है। तो ये हो गया राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी। फिर विश्वंभर नाथ शर्मा का है रक्षाबंधन और ये 1913 ईस्वी का है। और दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और एक रक्षाबंधन नाटक भी मिलता है। आप लोग यहीं पे बगल में लिख लीजिएगा कि नाटक है रक्षाबंधन नाम से, नाटक है किसका है तो हरिकृष्ण प्रेमी का है, हरिकृष्ण प्रेमी का है। ऐसे अगर यहीं पे लिखे रहेंगे तो दोनों याद रहेगा कि अगर नाटक पूछेगा तो हरिकृष्ण प्रेमी का हो जाएगा और कहानी पूछा जाएगा तो विश्वंभर नाथ शर्मा का हो जाएगा। गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। किस नाम से तो लाला पार्वती नंदन नाम से। कौन, गिरिजा कुमार घोष। इनकी प्रमुख कहानियां निम्न हैं, तो इनकी कहानी दो ही मिलती है। एक के दो दो कर देते हैं, फिर मेरा पुनर्जन्म। एक के दो दो 1906 में और मेरा पुनर्जन्म किसका है तो गिरिजा कुमार घोष का है। गिरिजा कुमार घोष रहेगा तब भी सही है, लाला पार्वती नंदन के नाम से रहेगा तब भी सही है। अब आइए दोस्तों इसी में हम लोग जो है प्रेमचंद युग की कहानी को भी पढ़ लेते हैं। तो प्रेमचंद युग, प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। क्या था, इसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ करते हुए पढ़ते रहिएगा क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो पहली बात ये हुई कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था तो नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी, नवाब राय की प्रथम कहानी इश्के दुनिया व हुब्बे वतन। कहने का मतलब है कि नवाब राय के नाम से प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 ईस्वी में, कब 1908 ईस्वी में, और जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में तो जमाना पत्रिका में। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस
कानपुर से प्रकाशित हुआ। तो जो नवाब राय यानी कि प्रेमचंद की कहानी, प्रथम कहानी नवाब राय के नाम से सोजे वतन है। और कब की है? तो सन 1908 ईस्वी की है। और किस प्रेस में प्रकाशित हुई थी? जमाना प्रेस में। जमाना प्रेस कहाँ पर है? तो कानपुर में है। सोजे वतन में 5 कहानी संकलित है जो निम्न है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सोजे वतन है इसमें 5 कहानियाँ संकलित है। तो वो 5 कहानियाँ कौन कौन सी है? तो पहला है इसके दुनिया व हुब्बे वतन। ये जो है आप लोगों की नेट की सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो इसके दुनिया व हुब्बे वतन का अर्थ होता है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरा है यह मेरा वतन है। चौथा है शेख मखमूर। और 5वां है सील ए मातम। ये सील ए मातम उर्दू नाम है, इसका हिंदी में हो जाएगा शोक का पुरस्कार। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जलाकर जब्त कर लिया। करें कि सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाया और उनके सारे संग्रह जितने थे उसको जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। जो सोजे वतन है जिसमें 5 कहानी संकलित थी जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये क्या था? तो उर्दू कहानियों का संग्रह था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे नवाब राय के नाम से कौन सी कहानी थी प्रथम? तो सोजे वतन थी। अब यहाँ पे है प्रेमचंद्र के नाम से उनकी पहली कहानी कौन है? तो बड़े घर की बेटी है, ठीक है। इसका प्रकाशन जो है 10 दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। तो अभी हम लोग सोजे वतन को भी पढ़े थे, वो भी जमाना पत्रिका कानपुर से प्रकाशित हुई थी। फिर प्रेमचंद नाम से इनकी जब पहली कहानी बड़े घर की बेटी आती है तो ये भी दिसंबर में 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और सोजे वतन 1908 ईस्वी में, अप्रैल 1908 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में, ध्यान रखिएगा इन सब दोनों पॉइंट को। यहाँ पे तो बस था कि प्रेमचंद नाम से, अब यहाँ पे है जो सौत है ये हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अब यहाँ देखिए बदल गया, यहाँ कहाँ पे प्रकाशित हो रही है? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो रही है। कौन? तो सौत। और ये हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जो 1916 ईस्वी को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कहानी कफन को। तो कुछ लोग जो है सौत को मानते हैं, वैसे सर्वमान्य मत भी जो सौत कहानी है यही है, लेकिन कुछ आलोचक आए जिन्होंने पंच परमेश्वर को भी प्रथम कहानी माने हैं और अंतिम कहानी जो है कफन को मानते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह, ठीक है। तो एक है इनका सप्त सरोज 1917 का, नवनिधि 1917। तो सप्त सरोज और नवनिधि ये दोनों जो है 1917 ईस्वी का है। फिर एक है प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी, प्रेम पच्चीसी 1923 ईस्वी, प्रेम प्रसून 1924 और प्रेम द्वादशी 1926। प्रेम द्वादशी 1926 में है और प्रेम प्रतिमा भी 1926 में है। प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी यह भी 1929 में है। तो प्रेम प्रतिज्ञा और प्रेम चतुर्थी 1929 ईस्वी की प्रेमचंद की कहानी संग्रह है ये सभी। प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, ये दोनों 30 की हैं। कौन कौन? प्रेम कुंज और सप्त सुमन। फिर इनकी अंतिम कहानी है कफन। ये कहानी भी मिलता है और कहानी संग्रह भी है, जिसका समय है 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? तो हमारा सही जवाब होगा 300, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में? तो 8 भागों में। कहाँ पे? तो मानसरोवर शीर्षक नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद ने लिखा है, क्या लिखे हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये किसका कथन है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां कालक्रमानुसार निम्नलिखित है। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक छूट गया पॉइंट कि प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है, ठीक है।
अब इनकी अन्य कहानियाँ हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग कहानी संग्रह देखे हैं, पढ़े हैं। अब हम लोग इनकी कहानियाँ को पढ़ेंगे। तो पहला है नमक का दरोगा 1913 ईस्वी। दूसरा है सज्जनता का दंड 1916। ईश्वरीय न्याय और दुर्गा का मंदिर, ये दोनों 1917 ईस्वी का है। बूढ़ी काकी 1926 ईस्वी का है। शांति शांति जो है 1921 ईस्वी का है। सवा सेर गेहूं 1924 ईस्वी का है और बहुत ही अच्छी कहानी है ये। अगर आप लोग को मौका मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। शतरंज के खिलाड़ी, ये भी 24 का है। देखिए, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग और मुक्ति धन, ये सभी जो है 1924 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं। एक और भी 1924 का है, सौभाग्य के कोड़े। सौभाग्य के कोड़े भी 24 का है। और दो सखियां 1928 का है। दो सखियां ये 28 का है। और है अलग्योझा। अलग्योझा जो है ये 1929 ईस्वी का है। पूस की रात 30 में है। 30 की देखिए इनकी कैठो कहानी है। पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति, ये सभी 1930 की कहानी है। और 31 की कहानी है दो बैलों की कथा और होली का उपहार, ये दोनों कहानी जो है 1931 ईस्वी का है। फिर ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी का है। ईदगाह 1934 ईस्वी का है। और नशा नशा भी 34 का है। और बड़े भाई साहब भी 34 का है। और इनकी अंतिम कहानी है कफन 1936 का। तो इसमें और भी लिख लीजिएगा। वैसे बहुत सारी अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि कुछ लगभग में 300 कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, तो ये तो बहुत ही कम है। जिसमें कजाकी भी है, ढपोर शंख मिलता है, महातीर्थ मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम इसको कोडिंग भी बता देते हैं। आप लोग कोडिंग से अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए, जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद का नाम तो भूलना नहीं है। चाहे कोई भी कवि हो, अगर उनकी जो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, चाहे कोई भी रचना हो, अगर उसका हम लोग कोडिंग के माध्यम से याद करते हैं तो उस लेखक का भी नाम होना चाहिए। नहीं तो कोडिंग कभी क्या होता है कि कोडिंग सारा का सारा याद है और किसका है यही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कवि को भी याद रखेंगे। तो जो लेखक है प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की कहानी है ऐसे कोडिंग करेंगे कि इनकी कहानी है नमक का दरोगा। ठीक है, जो दरोगा होते हैं वो नमक का चोरी कर लेते हैं तो उनको सज्जनता का दंड मिलता है। ऐसे कोडिंग करके याद करेंगे। तो जो दरोगा होते हैं, नमक के दरोगा को सज्जनता का दंड मिलता है तो वो ईश्वरीय न्याय, पहले लोग ईश्वरीय न्याय ही मांगने जाते हैं ना, फिर बाद में पंचायत वगैरह होती है, तो वो ईश्वरीय न्याय मांगने के लिए कहाँ जाते हैं? दुर्गा के मंदिर में जाते हैं। एक पार्ट में ये हो गया 4 कहानी कि नमक के दरोगा को सज्जनता का दंड मिलता है तो ईश्वरीय न्याय मांगने के लिए वो दुर्गा के मंदिर में जाते हैं। अब जब ये सब करके जब घर आकर देखते हैं तो एक बूढ़ी काकी होती हैं, वो शांति के साथ सवा सिर गेहूँ को साफ करती हैं। मतलब सवा सिर गेहूँ ली रहती हैं बूढ़ी काकी और शांति से बैठ करके साफ कर रही हैं। फिर फिर शतरंज के खिलाड़ी बन जाते हैं वो जो दरोगा साहब होते हैं, और शतरंज के खिलाड़ी बन करके मुक्ति मार्ग ढूंढते हैं, और वो भी मुक्त धन से, कि धन भी न लगे और मुक्ति का मार्ग भी मिल जाए। फिर उनको क्या होता है? सौभाग्य के कोड़े पड़ते हैं। पहले तो उनको दंड लगा था, वो चोरी किए थे नमक, दरोगा को सज्जनता का दंड मिला था। फिर ईश्वरीय न्याय मांगने के लिए दुर्गा मंदिर में गए। फिर घर आकर देखते हैं कि बूढ़ी काकी होती हैं, शांति के साथ सवा सिर गेहूँ बनाती हैं। फिर ये शतरंज के खिलाड़ी बन जाते हैं, मुक्ति मार्ग चाहते हैं मुक्त धन से। फिर उनको सौभाग्य के कोड़े पड़ते हैं। आगे है, जब इनको सौभाग्य के कोड़े पड़ते हैं तो फिर 2 सखियाँ आती हैं। 2 सखियाँ आती हैं और अलग्योझा खेलते हुए। ठीक है, फिर पूस की रात में समर यात्रा करती हैं। समर यात्रा कब करती हैं? पूस की रात में। चाहे पूस की रात पहले लाइए, चाहे समर यात्रा लाइए पहले, क्योंकि दोनों का डेट 30 ही है। लेकिन हम लोग क्रम से याद कर रहे हैं कि ताकि कोडिंग याद रहेगा तो हमारा क्रम भी नहीं गड़बड़ाएगा। तो पूस की रात में समर यात्रा करती हैं और पत्नी से पति पूछता है कि सदगति कैसे मिलेगी। ठीक है, यात्रा के समय ही पत्नी से पति पूछता है कि हमें सदगति कैसे मिलेगी। फिर वही 2 बैलों की कथा सुनाता है, होली में उपहार लाता है। फिर ठाकुर के कुएं पर जाता है। ठाकुर के कुएं पर जाता है तो क्या देखता है? वहाँ पे देखता है कि ईदगाह है, सभी लोग ईद मना रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग सेवैयाँ खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, तो कुछ लोग नशा करके वहीं पर पड़े हुए हैं। जो बड़े भाई साहब हैं वो नशा किए रहते हैं। दोनों 34 का है तो बड़े भाई साहब पहले लग दीजिए। बड़े भाई साहब नशा किए रहते हैं और वहीं पे जैसे गिर जाते हैं तो लोग आते हैं, उनको कफन उठा करके चले जाते हैं। तो ये रहा एक कोडिंग। अगर आप लोग को इससे अच्छी कोडिंग आती है या अच्छी कोडिंग के द्वारा आप लोग को याद है तो आप लोग अपने ही कोडिंग से याद रखिएगा।
बस हमें याद होनी चाहिए, चाहे जैसे भी याद हो। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। कितनी? 3 कहानियाँ लिखी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो 3 कहानियाँ हैं उसको क्रम से, पहले है सुखमय जीवन 1911 का है, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी का है, और उसने कहा था 1915 ईस्वी का है। और सबसे महत्वपूर्ण है सुखमय जीवन जो है ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, लेकिन जो उसने कहा था है ये सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। कैसी है? तो प्रेम संवेदना की कहानी है और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रश्न यहाँ से पूछता है उसने कहा था कहानी का विषय, तो ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर, या प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी कौन सी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है। क्या लिखे हैं देखते हैं। शुक्ल जी लिखे हैं कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कह रहे कि केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे है उसने कहा था फ्लैशबैक, ये पूछा जाता है, ठीक है, पूर्वदीप्ति शैली, फ्लैशबैक या पूर्वदीप्ति शैली यानी पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो उसने कहा है। आगे है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके अगले भाग में हम लोग जयशंकर प्रसाद की कहानियों को देखेंगे और जो भी आगे आएंगे उन सबको भी पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा करके प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।